नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आइए आप टॉपिक कर देखते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। जो 7वीं शताब्दी चल रही थी, मतलब हर्षवर्धन का जो काल था, उसमें कई राजवंशों का उदय हुआ था। यानी कि 601 से 699 तक का जो काल था वो 7वीं शताब्दी थी उसमें। और हम देखते हैं यहाँ पर कई राजवंशों का उदय हुआ था। इस मानचित्र में हम देखते हैं कौन कौन से वो राजवंश थे। ये है चाहमान, इनको चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, जिसके समय में तराइन के मतलब जिसने 2 युद्ध लड़े थे, महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ में। और ये दिल्ली और अजमेर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे। कौन? चौहान। ये कन्नौज नगर देख सकते हैं आप, गंगा घाटी के बिल्कुल बीच में है। गंगा घाटी के बीच में कन्नौज नगर है। कन्नौज नगर का 7वीं शताब्दी में बहुत अधिक महत्व बढ़ गया था। मतलब जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का था, वैसे ही 6ठी शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक या 6ठी शताब्दी तक जो मगध का महत्व था, वो महत्व किसका हो गया था? कन्नौज का हो गया था। मतलब कन्नौज पर जिसका शासन होगा उस पर उसका मतलब ये होता था कि उसका शासन किस पर है? पूरे भारत पर उसका शासन है उस राजवंश का। इसलिए कन्नौज पर ये सभी शासक शासन करना चाहते थे। ये गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। मतलब गुजरात का कुछ पार्ट था और राजस्थान के कुछ पार्ट पर गुर्जर प्रतिहार शासन कर रहे थे। चंदेल, यहाँ पर ये चंदेल शासन कर रहे थे। और यहाँ पर परमार, राष्ट्रकूट, ये इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे आगे। ये कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। ये मालखेत जगह है, इसको मान्यखेत भी कहते हैं। पूर्वी चालुक्य, वेंगी के पूर्वी चालुक्य है ना। ये वेंगी आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर शासन कर रहे थे। यहाँ पर एक कल्याणी जगह है कर्नाटक में, वहाँ पर भी ये चालुक्य 3 जगह थे। एक तो गुजरात के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कौन से? कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। कलिंग उड़ीसा का जो उड़ीसा है, उस दक्षिण उड़ीसा है, उसका नाम क्या है? कलिंग। उस समय कलिंग था। उत्कल भी उड़ीसा को ही कहा जाता है। यहाँ पर चेल जो है, चोल आंध्र प्रदेश का दक्षिण भाग और तमिलनाडु का, मतलब पूरे ये मान लीजिए तमिलनाडु में ये क्या कर रहे थे? चोल शासन कर रहे थे। पांड्यन दक्षिण तमिलनाडु में शासन कर रहे थे। चेर पूरे केरल वाले हिस्से पर चेर शासन कर रहे थे। और इधर पूर्वी भारत में पाल, बंगाल में पाल शासन कर रहे थे, बंगाल में। और कामरूप, इसका क्या है? असम। कामरूप, असम का पुराना नाम क्या था? कामरूप, है ना। आप इसको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से वंश कहाँ कहाँ पर शासन कर रहे थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नए राजवंशों का उदय, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ? 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी योद्धा सरकार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मतलब होता क्या था? जो बड़े भूस्वामी थे, योद्धा सरदार थे, वो अस्तित्व में आ गए थे। और राजा लोग इनको क्या कहते थे? मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मतलब जैसे पूरा एक भारत राज्य हो गया। भारत राज्य में जैसे विभिन्न प्रकार के 28 स्टेट हैं, तो 28 स्टेटों में अलग अलग सामंत हो जाए, अलग अलग मुख्यमंत्री हो जाएं। ये योद्धा थे और ये अपनी सेना रखते थे और इनको सामंतों को
नगद वेतन न देकर क्या किया जाता था, ज़मीन दे दी जाती थी कि यहाँ से आप जो राजस्व वसूलोगे उससे अपनी सेना का रख रखाव करो, खुद का रख रखाव करो, और जितना बचता है उसे क्या करो, हमें लाकर दे दो। ये और समय समय पर इनको क्या करते थे, राजा को सैनिक सहायता उपलब्ध करवाते थे। और इस मान्यता के रूप में उनसे उम्मीद की जाती थी कि वह राजा स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनसे दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करें। ये राजा उनसे आशा करते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए सामंत अपने आप को अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, मतलब सामंतों के सामंत, महामंडलेश्वर, जैसे उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, एक मंडल का स्वामी हो गया, या पूरे 18 मंडल का स्वामी हो गया महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का स्वामी है ना, एक मंडल का पूरे स्वामी, उसको वो क्या हो गया था, महामंडलेश्वर। मतलब अगर पूछा जाए आपसे कि सामंत महामंडलेश्वर की उपाधि कौन धारण करते थे, तो सामंत इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। मतलब क्या होते थे, ये ज़्यादा ताकतवर हो जाते थे और अपने स्वामी से स्वतंत्र हो जाते थे, या तो उसको हरा देते थे या बिना हराए अपना अलग राज्य स्थापित कर लेते थे। इस तरह का एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है दक्कन में। इस तरह का उदाहरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, दक्कन में। दक्कन में किसका, राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूट मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, कर्नाटक वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट थे। राष्ट्रकूटों का था, शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजवंशों, चालुक्य के राजाओं के अधीनस्थ थे, मतलब उनके सामंत थे। राष्ट्रकूट कौन थे, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ, उनके सामंत थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग, ये आपको नाम याद रखना है, दंती दुर्ग, ये राष्ट्रकूटों का प्रधान था, है ना। अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसने मना कर दिया कि मैं आपके अंडर काम एक तरह से नहीं करूँगा और मैं स्वतंत्र हूँ, और उसने उसी पर आक्रमण कर दिया, किस पर, चालुक्य राजा पर, और उसे हराया। और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ, हिरण्यगर्भ का क्या मतलब है, सोने का गर्भ नामक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान किस पर्पज से किया जाता था, अब ये देख लेते हैं। अनुष्ठान का पर्पज ये था कि अगर ये इनको इस अनुष्ठान को अगर ब्राह्मण संपन्न करवाते हैं तो यह माना जाता था कि इससे याजक, मतलब इससे जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। मतलब हमने बताया था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें क्षत्रियों का काम क्या था, समाज की रक्षा करना, युद्ध लड़ना, लेकिन ब्राह्मणों के, वैश्यों और शूद्र के काम अलग अलग थे। लेकिन इस समय क्या हुआ कि अलग वर्ण के लोग भी क्या करने लग गए, क्षत्रियों का धर्म अपनाने लग गए थे। इसलिए वो क्षत्रिय होते, जन्म से तो क्षत्रिय होते नहीं थे, इसलिए वो क्षत्रिय कहलाएं, इसलिए ब्राह्मणों के माध्यम से वो अनुष्ठान किया करते थे, जिससे समाज में उनको क्षत्रिय के रूप में मान्यता मिल जाए, है ना। तो इसलिए उन्होंने हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया। ये पूछ लिया जाता है कि किस शासक ने हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया, तो दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग किससे संबंधित था, राष्ट्रकूटों से संबंधित था, है ना, और ब्राह्मणों के, और वो फिर क्या बन जाता था, क्षत्रिय बन जाता था इस अनुष्ठान के बाद। और कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मा और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। मतलब जो कदम वंश का मयूर शर्मा था और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में, मतलब इन्होंने, कदम्बों ने कहाँ पर, कर्नाटक में, और गुर्जर प्रतिहारों ने राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया था, है ना। इस तरह से राज्यों में प्रशासन, राज्यों में प्रशासन कैसे चलता था, 1 मिनट पहले मैं इस तस्वीर के बारे में आपको बता दूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा नामक गुफा है, एलोरा। जो चित्र है ये वाला,
एलोरा। एलोरा कहाँ पर है? औरंगाबाद। औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में जगह है ना। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, भित्ति मतलब दीवार और चित्र दीवार पर बना हुआ चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ये राष्ट्रकूट काल की कीर्ति है। अगर पूछा जाए कि एलोरा की जो गुफा नंबर 15 है विष्णु के रूप में है, वो किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूटों ने वो बनवाई थी। ये आपको याद रखना है, गुफा नंबर 15। अभी तक ये बहुत अच्छी है। राज्यों में प्रशासन, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज, जैसे गुप्त वंश के प्रथम राजा, मतलब प्रथम नहीं द्वितीय राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। वैसे ही इस काल के राजाओं ने भी क्या? महाराजा धीराज यानी कि राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों भुवनों का स्वामी, इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। मतलब ये दिखाना चाहते थे कि हम वो बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ये शक्ति प्राप्त कर लेने के बावजूद भी अपनी जो शक्ति होती थी उनको केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज ना करके बांट देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमें सभी को साथ लेकर चलना है। अगर सभी को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो अगर हमारे खिलाफ विद्रोह हो गया तो हम राजा से पदच्युत, राजा की जो पदवी है उससे पदच्युत कर दिए जाएंगे। इसलिए वो अपने सामंतों, किसानों, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब इनको सत्ता में साझेदारी करवाते थे, इनको शक्तियां देते थे ताकि ये लोग भी संतुष्ट रह सकें और कभी विद्रोह ना करें, और आवश्यकता पड़ने पर ये हमें सहायता भी प्रदान कर सकें। अब ये जो राजा थे, सभी राज्यों में उत्पादक कौन होते थे? किसान, पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। मतलब है ना, इनको अक्सर अपने उत्पादों का हिस्सा त्यागने के लिए मनाया, बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान कहते थे। मतलब जो राजा थे उत्पादकों से लगान वसूल किया करते थे। उनका ये कहना था कि हम भूमि के स्वामी हैं, आप जिस भूमि पर खेती कर रहे हो इसलिए हमें आप लगान दो, जिससे उसके राजकोष में बढ़ोतरी होती थी। और ये इस प्रकार के 400 कर होते थे, है ना। आपको एक कर याद रखना है, वेट्टी। क्या? वेट्टी क्या था? जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भूराजस्व थे। मतलब वेट्टी जो था जबरन काम करवाया जाता था, उसके बदले में कोई उनको वेतन वगैरह नहीं दिया जाता था। इसको वेट्टी कहते थे, है ना। और ये जो संसाधन होते थे, ये संसाधन मतलब जो उत्पादकों से वसूले जाते थे, राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। पैसा जो लोग कर्मचारियों को वेतन देना है या कुछ समाज के कार्य करवाने हैं, ये इससे ही संपन्न किए जाते थे। जैसे मंदिरों का निर्माण, दुर्गों का निर्माण, है ना। संसाधन उन युद्धों को लड़ने के में इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की संभावना होती थी। मतलब मंदिरों का निर्माण करते थे, दुर्गों का निर्माण करवाते थे और ऐसे युद्ध लड़ते थे उसी धन से जहाँ से और धन मिल सकता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। मतलब जो कर्मचारी होते, जो ऑफिसर वर्ग होता था, उनको जो प्रभावशाली परिवार होते थे उनके लोगों को नियुक्त कर दिया जाता था, क्योंकि समाज में उनकी अच्छी पकड़ होती थी और लोग उनकी बातों का कहना भी मानते थे, जिससे वो लगान वसूली भी आसानी से कर सकते थे, न्याय कर सकते थे, पुलिस व्यवस्था मतलब वो सारे काम उनको सौंप दिया करते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्ति के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। प्रशस्ति का क्या मतलब होता है? प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा।
प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सबसे सत्य नहीं हो सकते, मतलब जो सब लिखे हुए हैं ऐसा नहीं माना जा सकता है कि वो सभी सत्य हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। वो सूरवीर विजय योद्धा के रूप में अपने आप को दर्शाना चाहते थे, और ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा लिखी, यहाँ देख सकते हैं संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के बारे में अगर पूछें तो ये किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार। कामों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है, इसे आप पढ़। जो राजा लोग होते थे प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, मतलब जो ब्राह्मण होते थे उनको पहले जमीन बहुत होती थी, जमीन जनसंख्या कम ही होती थी, और वो ब्राह्मणों के लिए अनुष्ठान वगैरह जो भी पवित्र कार्य होते थे वो सब करते थे, इसलिए उनको भूमिदान में दे देते थे कि आपको ये भूमि दी जाती है। और ऐसी भूमियों के अलग अलग नाम होते थे, वो हम आगे बताएंगे। और उनको एक तरह ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे, मतलब जैसे आज के तरह पट्टा होता है ना, ग्राम प्रधान किसी को अगर ग्राम समाज की भूमि दे रहा है, या नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर का चेयरमैन किसी को कोई भूमि दे रहा है तो उस पर एक कागज़ पर लिखकर और उस पर सरकारी मोहर लगाकर उसको दी जाती थी। वैसे ही ये हैं, ये आप देख सकते हैं सरकारी मोहर है, इस पर लगी हुई राजकीय मोहर है, और इनको एक प्रमाण पत्र के रूप में ये दिए जाते थे। ये संस्कृत में और तमिल में लिखा हुआ है, 9वीं सदी का है। भूमि अनुदान के बारे में मोहर लगी है, राजकीय मोहर लगी है, ताकि इससे पता चल सके कि ये प्रमाणिक दस्तावेज। उसके बाद प्रशस्ति के बाद अब यहाँ देखते हैं हम 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों के समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया था। कल्हड़ ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था राजतरंगिणी। क्या? राजतरंगिणी। ये किसने लिखी थी? कल्हड़ ने, है ना। और किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत में, आपको याद रखना है। और इसे इस भारत की पहली ऐतिहासिक बुक होने का गौरव प्राप्त है। भारत की पहली ऐतिहासिक बुक, इसमें कश्मीर का इतिहास है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली ऐतिहासिक किताब कौन सी, तो राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में है और कश्मीर का इतिहास इसमें दिया हुआ है। ये आपको बात याद रखनी है। धन के लिए युद्ध। प्राचीन काल में आपने इतिहास में पढ़ाई होगा कि जो राज्य होते थे वो एक दूसरे पर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, धन लूटने के लिए क्या करते थे? एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे, है ना। आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक, राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। मतलब जैसे ये हो गया, यहाँ पर मान लो चोल हैं, यहाँ पर पांडे हैं, तो यहाँ पर इनका शासन है, इस पर आक्रमण करेंगे और इतने हिस्से को जीतकर अपने राज्य में मिला लेंगे। इस प्रकार करते थे वो, है ना। और ये धन के लिए युद्ध में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। वांछनीय मतलब जिसकी इच्छा की जाए। गंगा घाटी में कन्नौज नगर, है ना। कन्नौज नगर के बारे में मैंने अभी बता दिया था कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो पहले महत्व मगध का था वैसे ही कन्नौज का हो गया था। कन्नौज पर जिसका शासन होगा भारत पर उसका शासन मान लिया जाता था। इसलिए विभिन्न राजवंशों ने इस पर क्या शासन करने की कोशिश की थी। उनमें से गुर्जर प्रतिहार मैंने बताया गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे। राष्ट्रकूट कर्नाटक वाले क्षेत्र में, पाल बंगाल में शासन कर रहे थे। शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, मतलब 3 पीढ़ियों तक ये लड़ते रहे थे। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे तो इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों के बीच हुआ था, है
है ना। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इनमें से एक ऑप्शन को बदल देगा। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल के नाम पर लिख देगा, पल्लव पांड्यन या राष्ट्रकूट के नाम के स्थान पर चालुक्य लिख देगा। तो आपको त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में याद रखना है कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ना। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। मतलब वो जो राजा होते थे बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे और उनको बहुत ज़्यादा सोना चांदी दान में भी देते थे। और ये जो मंदिर थे कभी कभी जो आक्रमणकारी होते थे वो आक्रमणकारियों का निशाना बन जाते थे क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा धन उनको मिल सकता था। इसी तरह का एक उदाहरण है महमूद गजनवी का। सुल्तान, सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है। अगर पूछा जाए कि सुल्तान कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक, है ना। अफगानिस्तान की गजनी का सुल्तान महमूद, इसे महमूद गजनवी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? महमूद गजनवी, ये अफगानिस्तान की गजनी का शासक था, है ना। और ऐसे शासकों में था जिसने मंदिरों को टारगेट किया था। उसने 997 से 1030 ईस्वी तक शासन किया और अपने नियंत्रण यहाँ पर मध्य एशिया, ईरान उपमहाद्वीप, उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था, है ना। मतलब उसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने? 17 बार आक्रमण किया था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से बहुत ज़्यादा सोना चांदी हाथियों पर घोड़ों पर लाद कर ले गया था। मतलब 17 बार में ये बहुत ज़्यादा, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना धन हमारे यहाँ से वो ले गया था। लेकिन उसकी मंशा भारत पर राज्य करने की नहीं थी, वो केवल यहाँ से धन लूटकर अपने राज्य को सुदृढ़ करना चाहता था। अगर आपसे पूछा जाए कि महमूद गजनवी भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था तो नहीं चाहता था, वो अपने राज्य को सुदृढ़ करना चाहता था। जैसा लिखा भी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उसने खर्च किया था। अब जो सुल्तान था, सुल्तान महमूद गजनवी, अपने द्वारा जीते गए, मतलब जो अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। उसने अलबरूनी, मतलब ये जब भारत पर आक्रमण करने आया था तो अलबरूनी को अपने साथ लेकर आया था। इसके दरबार में ही था अलबरूनी नाम का व्यक्ति। अलबरूनी को इसने भारत का लेखा जोखा तैयार करने के लिए कहा। तो अलबरूनी ने फिर ये किताबुल हिंद नामक किताब लिखी और ये अरबी भाषा में लिखी थी। किस कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। अगर पूछा जाए किताब अल हिंद किसने लिखी है? अलबेरूनी या अलबरूनी ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में लिखी गई है। और अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श किया था। इसका मतलब क्या है कि अलबरूनी संस्कृत भाषा को भी जानता था या उसने संस्कृत भाषा को उस समय सीखा होगा ताकि यहाँ के लोगों के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। तो याद रखना है, अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक किताब लिखी, अरबी भाषा में लिखी। और आगे युद्ध करने वाले राजाओं में चाहमान, जिनको चौहान के रूप में जाने गए थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए थे, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। याद रखना है, चौहान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों के बारे में 3 जगह बताए थे। गुजरात के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय था। ये आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण शासक था पृथ्वीराज तृतीय, है ना। उसने 1168 से 1192 तक शासन किया और इसके 2 युद्ध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1191 का और 1192 का। इन युद्धों को तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। तराइन के युद्ध, तराइन के युद्ध तराइन के मैदान में हुए थे, पानीपत में है ये
तराइन, वहाँ पर ये हुए थे 1191 में, एक 1191 में और सेकंड 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गौरी, ये भी अफगान शासक था, को हरा दिया था लेकिन मारा नहीं था। मेरे हिसाब से मार देना चाहिए था, है ना। राजपूत थे इसलिए कि निहत्थे पर शासन हम क्या करते हैं, हमला नहीं करते हैं, और वो जान बचाकर अपने भाग गया। और पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो विलासिता में डूब गए। इसने मोहम्मद गौरी ने फिर एक साल में क्या किया, अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया और अगले साल ही फिर आक्रमण कर दिया। फिर इसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यहीं से भारत में मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई एक तरह से। वैसे तो 712 में भी हो गई थी, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने, मतलब प्रथम मुस्लिम आक्रमण था वो, लेकिन ये सिंध वाले क्षेत्र पर कुछ समय तक ही शासन कर पाए थे। लेकिन यहाँ से एक तरह से मुस्लिम शासन की नींव हमारे देश में पड़ गई थी, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में पड़ गई थी। इस मैप में आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कल्याणी, यहाँ पर भी चालुक्य शासन कर रहे थे। वेंगी, यहाँ पर भी चालुक्य शासन कर रहे थे। गुजरात के चालुक्यों के बारे में हमने अभी बात की थी। ये बादामी कर्नाटक में जगह है। कोच्चि, चोल, गंगई कोंड चोलपुरम के बारे में आगे बात करेंगे हम। तंजावुर के बारे में बात करेंगे। ये उरेयूर से तंजावुर तक। इस पैराग्राफ में हम चोल वंश सत्ता में कैसे आया ये बात करेंगे। चोल वंश जो सब दक्षिण भारत का बहुत महत्वपूर्ण वंश है। चोल वंश सत्ता में कैसे आया था। कावेरी डेल्टा मैंने आपको ये अभी दिखाया था मैप में। ये यहाँ से कावेरी डेल्टा है। डेल्टा के बारे में आप जानते हैं कि जब नदियाँ बहकर आती हैं तो समुद्र में गिरने से पहले वो कई भागों में बट जाती हैं और अपने साथ जो अवसादों को लाती हैं वो एक स्थान पर किनारे पर जमा कर देती हैं। उसको क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और ये बहुत ही क्या होता है, उपजाऊ होता है। यहाँ पर धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो कावेरी डेल्टा में मुट्रियार, कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। मुट्रियार नाम के छोटा सा परिवार था, उसकी सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत यानी कि सामंत थे। कौन, मुट्रियार। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के कौन थे, मातहत या सामंत थे। उरियार के चोलवंशीय, उरियार एक स्थान का नाम है। चोलवंश के प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी में के मध्य में मुट्रियारों, ये जो कावेरी डेल्टा में छोटा सा परिवार था उसकी जो सत्ता थी, मुट्रियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। मतलब ये जो तंजावुर है, विजयालय ने इस शहर की स्थापना की और निशुम्भ सूदनी देवी मंदिर का निर्माण भी उसने करवाया। अब विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता। उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर पांड्यन और पल्लव के इलाकों भी राज्यों का हिस्सा बना लिया गया। मतलब जो उसके आसपास के पांड्यन और पल्लव थे उनको भी उसने हरा दिया। और ये किसने हराया था, राजराज प्रथम ने। ये बहुत महत्वपूर्ण शासक है। राजराज पूछा जा सकता है कि राजराज प्रथम किस वंश से संबंधित था, तो चोल वंश से संबंधित था, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। और ये 985 में राजा बना। उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया था। मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। उसने साम्राज्य के प्रशासन को भी पुनर्गठन किया था। मतलब जो कमियां लगी उसे उसका पुनर्गठन दे। और राजराज का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, राजराज का पुत्र कौन था, राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों में उसने एक जल सेना भी बनाई थी। अब ये मान लीजिए आपको
गंगा घाटी, श्रीलंका, यानी कि नौसेना, जब उस समय हमारी नौसेना कितनी मजबूत रहेगी। पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में 10 देश आते हैं, सब पर अधिकार कर लिया उसने, हमला भी किया। नौसेना कितनी सुदृढ़ रही होगी उस समय, है ना। बाद में कुछ कमजोरियां रही आ गई होंगी इन पे। गंगा घाटी में ये जो बंगाल पर शासन कर रहे थे पालों को इसने हराया था। और गंगा घाटी में पाल को हराने के बाद गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि इसने धारण की थी और मंदिर भी बनवाया था कि अब हम किसने गंगा को हमने जीत लिया है। भाई इतनी दूर से आकर वहाँ जाकर युद्ध करना और वहाँ पर भी जीत के आना, तो ये बड़ी बात तो उस समय थी। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिका कला की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं, बहुत चमत्कारिक हैं। कभी आप दक्षिण भारत जाओ तो इनको देखकर जरूर आना, है ना। और जो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। मतलब जैसे ये हो गया मंदिर और इसके चारों ओर क्या हो गई बस्तियाँ, चारों ओर क्या हो गई बस्तियाँ। यहाँ से लोग आ सकते थे, यहाँ से मतलब चारों ओर से यहाँ पर लोग आ सकते थे। ये इतने केंद्र हो गए थे। यहाँ पर विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, अलग अलग संस्कृतियों के लोग यहाँ पर आते थे और रीति रिवाजों का सबका मेलजोल हो जाता था। और इनके रखरखाव के लिए यहाँ पर जो रहते थे उनके खर्चे के लिए राजा क्या करते थे, इनको भूमि दे दिया करते थे कि इससे जितना भी राजस्व आएगा वो इनके रखरखाव पर खर्च होगा। वो कौन होते थे लोग, पुरोहित होते थे, मालाकार होते थे, बावर्ची होते थे, मेहतर होते थे, है ना। और ये आप देखते हैं ये गंगई कोंड चोलपुरम का ही मंदिर है। गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है ना, ये कितना सुंदर है, कितना मजबूत है, इसे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। उसके बाद में ये कौन होते थे, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। यहाँ से स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको कि जो चोल मंदिर थे वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए थे। आर्थिक कैसे, एक तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मेले लगने लग गए थे, तो वहाँ लोग आते जाते थे, इसलिए जो पैसा होता था वो रेगुलेट होता रहता था और लोगों को रोजगार भी मिलता था। सामाजिक, जो वहाँ मेले लगते थे, नए और सभाएं होती थी, मंदिरों में जो नियम वगैरह होते थे उन पर चर्चा होती थी। और सांस्कृतिक, सभी लोग वहाँ का अलग अलग संस्कृतियों के लोग मिलते थे, इससे संस्कृति समृद्ध हुई, इसलिए वो केंद्र बन गया था। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशेषता कांसे की प्रतिमाएं बनाने का काम। अगर पूछा जाए चोल वंश के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे, तो कांसे का प्रयोग करते थे, ब्रोंज, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंज। ये तांबा प्लस टिन को मिलाकर बनाया जाता है कांसा। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कांसे की मूर्ति है, बहुत सुंदर बनाई गई है। और कैसे बनाई जाती थी हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, है ना। शिक्षा, कृषि और सिंचाई। जो कावेरी नदी का मैंने डेल्टा बताया था कि वो विभिन्न शाखाओं में उस समय बढ़ जाती थी और अपने आसपास के क्षेत्र में क्या करती थी, पानी हो जाता था, जिससे वो कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया हो जाती थी, है ना। और तमिलनाडु में 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर इलाके में बहुत ज़्यादा खेती होने लग गई थी। उन्होंने क्या किया, कुछ जंगलों को साफ किया, ज़मीनों को समतल किया और जहाँ पर डेल्टा क्षेत्र था बाढ़ को रोकने के तटबंध बना दिए, यानी कि बाढ़ बना दिए उन्होंने,
कि ज़्यादा पानी यहाँ पर इधर ना आ पाए, जिससे हमारी फसल बर्बाद ना हो। और खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए नहरों का निर्माण उन्होंने कर दिया। कई क्षेत्रों में साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। इस तरीके से इसके स्थान पर प्राकृतिक सिंचाई तो थी थी, उसके साथ साथ कृत्रिम रूप में करना, सिंचाई कृत्रिम रूप से करना भी जरूरी था। इसके लिए उन्होंने कई पद्धतियाँ अपनाई थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे उन्होंने, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए, है ना, और ये काम बहुत ही ज़्यादा कठिन होता था। अब देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। याद रखना है, किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। जो ये उर वाली बस्तियां थीं, अब सिंचाई बड़े पैमाने पर हो रही थी, इसलिए वो क्या हो गई? अच्छी हो गई, समृद्ध हो गई थी। और इस तरह के वो गाँवों के क्या बन गए थे? समूह। और गाँवों के समूह को नाडू कहा जाता था। मतलब गाँव की बस्तियां थीं, सिंचाई के माध्यम से वो बहुत समृद्ध हो गई, गांव हो गए, और गांवों के समूह को, एक गांव ये हो गया, एक गांव ये हो गया, एक गांव ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे ही प्रकार के समूह हो गए। उसको क्या कहा? नाडू। उसको क्या कहा? नाडू। जैसे तमिलनाडु। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। आपको ये याद रखना है कि जो ग्राम परिषद है और नाडू, वो न्याय और कर वसूलने, ये पूछ लिया जाता है कि नाडू, ग्राम परिषद और नाडू क्या कार्य करते थे? न्याय करते थे, कर वसूलने का कार्य करते थे, जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो वेल्ला जाति के लोग थे, जो नाडू गांव की समृद्ध बस्तियां थीं, उनके जो काम होते थे, उनको देख रेख में अच्छा काम वो करते थे। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुविंदवेलन या 3 राजाओं की अपनी सेवा प्रदान करने वाला वेलन या किसान, ये उपाधि दी थी। अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियाँ दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे थे। मुविंदलन का अर्थ पूछा जा सकता है, नाडू कौन होते थे ये पूछा जा सकता है ना। अरियार प्रधान होते थे, ये आपको सब कुछ याद। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि को विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, जैसे वेलन वगाई। गैर ब्राह्मण किसान भूमि का स्वामी। गैर ब्राह्मण किसान भूमि का स्वामी। ब्रह्मदेय बहुत महत्वपूर्ण है, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। मतलब ये क्या है? विद्यालय है, और ये जमीन का बहुत बड़ा भाग है, ये जमीन का भाग है। ये इस जमीन से जितना भी राजस्व वसूला जाएगा, उससे इस स्कूल का रखरखाव होगा। उसको साला भोग कहते थे। देवदान, तिरुनमट्टुकनी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, देवदान से देवों के लिए। पली चंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, है ना। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ था। ब्रह्मदेय मतलब ब्राह्मणों को दान प्राप्त भूमि। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ गई थी। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख, मतलब जो भूमि थी उसकी देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा, मतलब उसको सभा बना दी जाती थी, उसके द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर, इनके निर्णय जो होते थे, जो सभा निर्णय रहती, मंदिरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम, पिछले चैप्टर में भी हमने बताया था, जो क्लास 6 के इंसाइड में पढ़ाया था। नगरम क्या था? व्यापारियों का संघ था। नगरम क्या था? व्यापारियों का संघ। दक्षिण भारत में व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे, व्यापारी भी, है ना। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है। आपको याद रखना है, उत्तर मेरूर अभिलेख
कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा होता था। ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा होता था, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी, है ना। मतलब इन चीज़ों की, बाग बगीचे या भूमि, सारी भूमि के लिए सब क्या करते थे, तो विभिन्न समितियां बना देते थे। और समितियों के सदस्य चुनने के लिए एक तरह से लॉटरी सिस्टम उनका होता था, है ना। एक छोटे से कटोरे में चिट्ठी बनाकर डाल देते थे और एक छोटे बच्चे से वो उस में से उठवा लेते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो सभा का सदस्य बनने की इच्छा रखता था उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए योग्यता, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। पहला पॉइंट ये है कि भाई ऐसी भूमि हो जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। नंबर 3, उनकी उम्र 35 से 70 होनी चाहिए। इनमें से एक ही पॉइंट बदल देगा, उम्र कर देगा 35 से 65 या 40 से 70। तो आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है कि घर होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए जहाँ से राजस्व वसूला जाए, उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, है ना। आप क्रम में लगा लेने हैं, 1 2 3 4 5, पाँचों पॉइंट, है ना। और एक और शर्त थी, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। आज की तरह व्यवस्था नहीं थी कि कोई भी इलेक्शन लड़ लिया और कोई भी विधायक बन गया, मंत्री बन गया, प्रधान बन गया, है ना। केवल सभा के लिए इतनी सारी योग्यताएं थी, है ना। ये आपको याद रखना है। इतनी अच्छी व्यवस्था उस समय उन लोगों ने। और जो स्वायत्त शासन की जो हम बात करते हैं, किसकी, स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन वो भी हमने चोलों से ही लिया है। जैसे जो गांवों को जो स्वायत्तता प्रदान की गई है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कहाँ से ली गई है, वो भी चोलों से ली गई है, चोल पर। कभी कभी ये मिलान करने को आ जाते हैं ऐसे एज इट इज़, तो इसे मिलान करके हम देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार में बताया था कि राजस्थान और गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे। राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, पाल बंगाल के शासक थे और चोल तमिलनाडु के शासक थे। आपको याद रखना है। त्रिपक्षीय संघर्ष में ये कन्नौज नगर के लिए लड़ रहे थे। इसमें 3 पक्ष थे, एक तो ये थे फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार, दूसरे राष्ट्रकूट और तीसरे पाल। ये बंगाल पर शासन, ये आपको देख ही रहे हैं। ये तीनों लोग त्रिपक्षीय संघर्ष में लड़े थे, है ना। आज का टॉपिक यही है। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी और ये चैप्टर भी समझ में आया होगा और आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।